हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि हम लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देख रहे हैं, तो आज के सेशन में भी हम पुराने प्रश्न पत्र को हल करेंगे। ओके, तो जो भी प्रश्न आपके केमिस्ट्री के चैप्टर से पूछे गए हैं उनका हम यहाँ पर आंसर जानेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज के सेशन में हम क्वेश्चन पेपर जो 2018 में आया है उसको हल करेंगे, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत जितने भी आपके चैप्टर आते हैं उन चैप्टर से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करेंगे। ओके, चलिए। तो इस प्रकार से आपका 2018 का प्रश्न पत्र आया है। विज्ञान सैद्धांतिक 2018 थ्योरी का ये आपका एग्जाम है। उस टाइम पर जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, ठीक है। यानी कि 80 में से आपको मार्क्स लाने हैं। उसके लिए टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स का है। 3 घंटे में आपको प्रश्न पत्र हल करना है। क्योंकि विज्ञान में आपके बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों ब्रांचेस आएंगी यहाँ पर, लेकिन हम सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ केमिस्ट्री में जो आपके क्वेश्चन पूछेंगे उनकी बात करेंगे। ओके, इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर पहले ही दिए जाते हैं, यानी कि निर्देश, जिसमें फर्स्ट है इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है। यानी 30 क्वेश्चन आएंगे। किस किस के? आपके 3 जो आपकी मेन ब्रांचेस है साइंस की, और चौथा नेचुरल साइंसेस के भी कुछ आपके चैप्टर रहते हैं, यानी ईवीएस वगैरह के। ओके, तो उन सभी को मिलाकर 30 प्रश्न बनेंगे। सभी प्रश्न करना आपके लिए कंपलसरी है कि आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड है, प्रत्येक प्रश्न के लिए नियत अंक, प्रत्येक प्रश्न के लिए नियत अंक उसके सम्मुख दर्शाए गए हैं, यानी कि जो क्वेश्चन जितने मार्क्स का है वो उसके सामने लिखा गया होगा। थर्ड है आपका प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 से 6 तक 1 अंक के प्रश्न हैं, और प्रश्न संख्या 7 से 15 तक 2 अंक के प्रश्न हैं। वहीं प्रश्न संख्या 16 से 24 तक 3 अंकों के प्रश्न हैं, और प्रश्न संख्या 25 से 30 तक 4 अंक के प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो प्रश्नों में अंकों का विभाजन किस प्रकार से है ये यहाँ पर बताया गया है। तो देयर आर इन ऑल 30 क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन पेपर। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। मार्क्स allocated to every question are indicated against it. Question number 1 is multiple choice type question. Question number 2 to 6 are of 1 marks each. Question number 7 to 15 are of 2 marks each. Question number 16 to 24 are of 3 marks each. Question number 25 to 30 are of 4 marks each. Okay, तो ये आपका क्या हो गया, निर्देश हो गए। किसी भी क्वेश्चन पेपर को आपका, चाहे किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, जब क्वेश्चन पेपर आता है तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने होते हैं कि निर्देश किस प्रकार से दिए गए हैं, किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है, कैसे उनका उत्तर आप लिखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न पत्र आपको मिलता है, साथ में उत्तर पुस्तिका मिलती है। तो उत्तर पुस्तिका में आपको सिर्फ उत्तर लिखने होते हैं, ठीक है, प्रश्न नहीं लिखना होता, क्योंकि प्रश्न के लिए तो क्वेश्चन पेपर आया है ना आपका। तो प्रश्न संख्या पहला है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 4 ऑप्शंस आर गिवन इन ईच पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट द करेक्ट आंसर इन योर आंसर बुक, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे, 4 विकल्प मिलेंगे आपको प्रश्न के अगेंस्ट में। तो उन चारों में से एक सही विकल्प होगा, और जो विकल्प आपका सही है उसको आपने अपनी आंसर शीट पे लिखना है। ओके, तो क है आपका साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट इज। तो कॉमन सॉल्ट को आप क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड भी आप इसे कहते हैं। और सोडियम में क्या होता है? Na होता है, और क्लोराइड में Cl होता है, ठीक है। तो NaCl इसका क्या हो गया? रासायनिक सूत्र हो गया। ओके, तो पहले का करेक्ट आंसर क्या है? NaCl है। NaCl एक आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक यौगिक होता है, जिसमें कि Na पॉजिटिव आयन बनाता है और Cl आपका क्या बनाता है बच्चे? Cl निगेटिव आयन बनाता है, ठीक है। यानी कि सोडियम जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, और इस प्रकार क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके अपने
यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, किसी विलयन का पीएच मान 7 है, यह विलयन कैसा होगा। द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन इज 7, दिस सोल्यूशन विल बी। एक विलयन है जिसका पीएच 7 है, तो हमने क्या कहा था, 7 जो होता है वो बीच की स्केल होती है, 14 तक का स्केल आपका जाता है, ठीक है, और 1 to 7 यानी इस बीच में जो लाई करते हैं वो आपके अम्लीय होते हैं, 1 to 7 के बीच में। 7 to 14 जो लाई करते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्षारीय होते हैं। यानी कि 7 से ज्यादा जिसका पीएच मान होगा, 14 तक का स्केल होता है आपके पास पीएच का, तो 7 से 14 के बीच में जिसका पीएच का वैल्यू होगा वो कैसे होंगे, वो होंगे आपके क्षारीय प्रकृति के, ओके। वहीं 7 से कम जिसका पीएच होगा वो अम्लीय प्रकृति यानी एसिडिक नेचर के होंगे। अब जिसका 7 होगा वो क्या होता है बच्चे, वो होता है उदासीन यानी कि न्यूट्रल, जो कि आपका रेड लिटमस और ब्लू लिटमस में किसी भी प्रकार का कलर नहीं देते हैं, ओके। क्लियर है। तो ये हो गया आपका पीएच के बारे में। क्वेश्चन ये भी आता है कि जैसे आपको कोई अम्ल दे दिया गया है कि उसका पीएच कितना होगा, तो आपको एग्जैक्ट पीएच भी बताए गए हैं चैप्टर में, तो वो भी याद रखने हैं। साथ ही कभी कभी सिर्फ आपको राउंड ऑफ करके दे देते हैं, तो अगर कोई एसिड है यानी अम्ल है, कोई भी सोल्यूशन है जिसकी प्रकृति अम्लीय है, तो उसका जो पीएच का मान होगा वो 7 से कम होगा। वहीं पर अगर क्षारीय प्रकृति का है तो उसका पीएच कितना होगा, 7 से ज्यादा होगा। और वहीं पर अगर उदासीन है आपका तो एग्जैक्ट 7 उसका क्या होगा, पीएच होगा। साथ ही साथ जैसे जैसे हम 7 से नीचे की तरफ जितनी कम पीएच की वैल्यू होगी उतना ज्यादा क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का विलयन होगा। क्या कह रहे हैं, जितना ज्यादा प्रकृति उसकी क्या होगी, अम्लीय होगी, पीएच पे वैल्यू उतनी ही कम आएगी। यानी अगर आपके पास एक कोई सोल्यूशन है एक कोई सोल्यूशन है आपके पास ए जिसका पीएच है 1, और एक कोई सोल्यूशन है आपके पास बी, ए और बी आपके पास दो सोल्यूशन है, ए का पीएच आपका 1 है, वहीं पर बी का पीएच 3 है अगर, तो इन दोनों की अगर आप अम्लीयता की बात करेंगे तो ए की प्रबलता ज्यादा होगी अम्लीय प्रकृति, ठीक है। यानी ए जो होगा आपका वो ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होगा एज कंपेयर टू बी। बात करते हैं क्षारकों की, तो क्षारकों में जितना ज्यादा पीएच होता है उतना वो प्रबल क्षार होता है। यानी कि यहाँ पर आप एक एक्स ले लो, एक वाई सोल्यूशन ले लो, एक आपका x सोल्यूशन है, एक y है, x का pH सपोज 12 है और y का pH आपका 9 है, तो अगर आप क्षारीय प्रबलता की बात करते हैं तो x आपका ज्यादा प्रबल क्षार होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। यानी कि pH पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे pH का मान ज्यादा हो रहा है क्षारीयता वैसे वैसे बढ़ रही है, और अम्लीयता क्या हो रही है आपकी, घट रही है। यानी कि जितना ज्यादा पीएच का वैल्यू है उतना ज्यादा दुर्बल अम्ल होगा, और जितना कम पीएच का वैल्यू आएगा यानी कि उतना वो प्रबल अम्ल होगा। क्लियर है। तो ये हमारे किसके बारे में हो गया, पीएच के बारे में हो गया। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है पहले वो समझिए। विस्थापन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। चूंकि इस प्रश्न में आपको सिर्फ क्या करना है, अभिक्रिया का एग्जाम्पल आपको देना है, लेकिन आपके पास प्रश्न ये भी आ सकता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, तो आपको वो भी समझना है। तो विस्थापन जैसे कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, कोई चीज विस्थापित हो रही है, और जब आप कोई चीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर चीज से है तत्व। तत्व में भी आप धातुओं की बात करते हैं कि जब एक धातु या एक अधातु दूसरी धातु या अधातु को वहां पर विस्थापित कर रही है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। और ये हमको यहाँ पर हमने किसमें देखा था, धातुओं में भी विस्थापन अभिक्रिया देखी थी, जहां पर हमने कहा था कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं वो कम अभिक्रियाशील को उसके विलयन से विस्थापित कर देती हैं, या उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती हैं और अपना स्वयं का लवणीय विलयन बना देती हैं। ओके, तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया में आप क्या बताएंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि ज्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके यौगिक से यानी कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा या डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित
विस्थापित कर देता है तो उसको क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ओके, वह रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व अपने यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन अभिक्रिया में धातु और अधातुएं दोनों ही भाग लेते हैं। ओके, और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। MgCuSO4, Mg यानी मैग्नीशियम को क्या किया गया, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला गया। समझ रहे हैं, कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है जिसमें कि आपका Mg को डाला जा रहा है यानी मैग्नीशियम को डाला जा रहा है, और क्या देख रहे हैं, मैग्नीशियम ज्यादा अभिक्रियाशील होती है तो वह कॉपर को वहां से डिस्प्लेस कर रहा है, ये कॉपर हट रही है अलग यहाँ, और Mg उसकी जगह पर यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो क्या बन रहा है, MgSO4 बन रहा है प्लस Cu। तो इस प्रकार से विस्थापन हो रहा है, हट रहा है एक तत्व दूसरे के आने से। तो Mg के आने से Cu वहां से हट गया है, और Cu इसलिए हटा है क्योंकि वो कम अभिक्रियाशील है एज कंपेयर टू Mg। ओके, तो इस प्रकार से Mg ने अपना यौगिक बना दिया जो कि MgSO4 है, और Cu को अलग कर दिया। इसी प्रकार से 4 और रिएक्शन है जिंक और कॉपर सल्फेट की। जिंक क्या होता है, ज्यादा अभिक्रियाशील होता है एज कंपेयर टू कॉपर, तो वो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से, और जिंक अपना ही क्या बना देगा, सल्फेट बना देगा या अपना ही सोल्यूशन बना देगा, कंपाउंड बना देगा। सेम किस में हो रहा है, एल्यूमिनियम के साथ और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हो रहा है। एल्यूमिनियम भी क्या होती है, ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, तो ये कॉपर को क्या कर रही है, विस्थापित कर रही है और अपना क्या बना रही है, यौगिक बना रही है। सेम कहाँ हो रहा है, आपका आयरन को जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला जा रहा है तो आयरन क्या कर रही है बच्चे, आयरन कॉपर को विस्थापित कर रही है और अपना आयरन सल्फेट बना रही है। लेड भी क्या करता है, कॉपर के क्लोराइड सोल्यूशन से कॉपर को हटा देता है और लेड का क्लोराइड बना देती है। तो ये सारी अभिक्रियाएं किसकी हैं, विस्थापन की हैं। यहाँ पर हमें विस्थापन देखने को मिल रहा है, और विस्थापन किसका हो रहा है, एक तत्व का दूसरे तत्व के द्वारा हो रहा है। और क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर एक जो ज्यादा अभिक्रियाशील या अधिक अभिक्रियाशील, प्रतिक्रियाशील आप बोल सकते हैं, वो तत्व दूसरे कम अभिक्रियाशील या प्रतिक्रियाशील तत्व को उसके कंपाउंड से या फिर उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से या फिर उसके सॉल्यूशन से विस्थापित कर रहा है और अपना कोई कंपाउंड या अपना कोई सॉल्यूशन बना रहा है। ओके, चलिए नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। तो इस प्रकार हमने अभिक्रियाओं के प्रकारों की बात की थी, तो वो सभी प्रकार की अभिक्रियाएं आपको अच्छे से आनी चाहिए। विस्थापन हो गया, आपका द्विविस्थापन हो गया, और साथ ही ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, रिडक्शन यानी कि अपचयन, दहन की अभिक्रिया होती है कंबशन जिसे कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने देखा है। इस प्रकार से जितने भी आपकी अभिक्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाओं के प्रकार जो हमने चैप्टर में देखे हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, विरंजक चूर्ण बनाने की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, इसका एक उपयोग भी बताइए। विरंजक चूर्ण क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर जिसे आप कहते हैं, ब्लीच के लिए काम आता है कहीं पर भी। और इसका क्या करना है, प्रिपरेशन रिएक्शन आपको देनी है, यानी कि इसको बनाने की जो विधि है उसके लिए आपको अभिक्रिया लिखनी है, और इसका उपयोग यानी कि यूज भी आपको बताना है। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण जिसका रासायनिक सूत्र होता है क्या, CaOCl2। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए या रासायनिक नाम लिखिए। मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था केमिकल फॉर्मूले लिखने के लिए आता ही आता है, चाहे वो किसी का भी पूछ ले, और हमने बहुत सारे कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले लास्ट सेशन में देखे थे। ओके, तो अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लेना है। विरंजक चूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इससे। रासायनिक सूत्र CaOCl2 है, यानी कैल्शियम का एक एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है, और क्लोरीन के 2 एटम है। ठीक है, इस प्रकार से ये जुड़ रहे हैं, और इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम होता है। उत्पादन की बात करेंगे, उत्पादन यानी कि बनाने की अभिक्रिया, चूंकि यहाँ पर पूछा गया है तो उत्पादन में ही, प्रोडक्शन किस प्रकार से प्रोड्यूस हो रहा है उसी की बात कर रहे हैं।
तो शुष्क बुझे हुए चूने पर, किस पर? शुष्क बुझा हुआ चूना एक कंपाउंड है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं, ठीक है, उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके उत्पादन किया जाता है। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन से रिएक्शन कराई जाएगी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्लोरीन से रिएक्ट करके CaOCl2 बनाता है, साथ में H2O प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? तो ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। इसको नोट करेंगे जल्दी से, फिर उपयोग पे आएंगे। तो हमने क्या कहा? एक तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 सबस्क्रिप्ट में जाता है, यहाँ पर रिएक्शन लिख लेंगे CaOH का होल टॉइस प्लस Cl2 गिव्स CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2। ये आपकी क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं कहना है, आपको कहना है कि शुष्क बुझे हुए चूने में क्या कर रहे हैं? क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन से अभिक्रिया कराकर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो कि विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर है उसको बनाया जाता है। ओके, चलिए उपयोगों की बात करेंगे। एक उपयोग बताना था, हमने यहाँ पर दो उपयोग बताए हैं आपको। विरंजन चूर्ण का उपयोग सूती वस्त्र उद्योग में किया जाता है, यानी कि कॉटन इंडस्ट्री में, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कागज की फैक्ट्रियों में लकड़ी के मज्जा के विरंजन में किया जाता है, विरंजन किया जाता है, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जा रहा है। ओके, तो ये इसके दो उपयोग हो गए। तो अगर ब्लीचिंग पाउडर कहीं पर गिरता है या पानी के कांटेक्ट में आता है तो वो उसको विरंजित कर देता है, यानी कि कलर उसका वहां से हट जाएगा, फेड हो जाएगा, व्हाइट कलर आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्लोरीन के निर्माण में भी आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज देखते हैं, या फिर कहीं कहीं पर जर्म्स को मारने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ओके, तो बच्चों इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो वो आप हल कर लेंगे। 2018 के प्रश्न पत्र में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति के आधार पर निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए। तो इन कंपाउंड्स हैं और ऑन द बेसिस ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड के नाम बताने हैं आपको। यहाँ पर 3 कार्बन की श्रृंखला है, क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें, तो इसको किस प्रकार से आप नामकरण करेंगे। ठीक है, सब PCC यानी कि पेरेंटल कार्बन चेन आप लोग देखते हैं, इस प्रकार 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक Cl ग्रुप है। ठीक है, सारे सिंगली बॉन्डेड है। 3 कार्बन के लिए क्या आता है? सबसे पहले PCC की बात करेंगे तो 3 कार्बन की चेन है। क्लोरो आपका यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ये कहाँ जाता है? प्रीफिक्स में जाता है। अब यहीं से आप नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3, तो 1 क्लोरो प्रोपेन इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। ठीक है, या अगर आप इसका कॉमन नेम बोलें तो प्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है ना, साथ ही HCHO आपको दिया गया है, तो ये आपका क्या हो जाता है बच्चे? क्योंकि एक ही कार्बन यहाँ पर है, मिथेनल। ओके, या जिसे आप फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं। तो कॉमन नेम दोनों को क्या हो गए? कॉमन नेम हो गया, एक का आपका हो गया प्रोपाइल क्लोराइड क का, और ख का हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। कॉमन नेम, सामान्य नाम, और ये IUPAC के नाम है। ये क्या हो गए? 1 क्लोरोप्रोपेन, और ख का हो गया आपका सेकेंड वाले का HCHO, क्योंकि है CHO क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एक ही कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, दूसरा कार्बन तो है ही नहीं, तो मिथेनल। अल आता है ना एल्डिहाइड ग्रुप के लिए जब आपका सफिक्स में जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ आपने क्लोरो प्रीफिक्स में लिया था, पहले लिया था, और जब आपने बाद में लगाया क्लोरो को तो क्लोराइड हो गया। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में समूह तथा आवर्त का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी का के बारे में हेनरी मोजले ने 1913 के आसपास बताया था। तो इससे पहले जितनी भी आवर्त सारणियां आई थी उन सभी में जो आवर्त नियम था वो किसकी बात करता था? वो परमाणु भार के या परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन, उनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते थे, उसके आधार पर बताया गया था। ठीक है ना, आधुनिक आवर्त सारणी में एक नई चीज खोजी गई जिसमें बताया गया कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं उनके गुणधर्म, यानी कि एक समय के बाद ज्यादातर अगर हम रासायनिक गुणों की या भौतिक गुणों की बात करें किसी भी कंपाउंड के, तो वो उसके परमाणु के क्रमांक पर निर्भर करते
हैं तो परमाणु के क्रमांक के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया, या उसमें आपके जो तत्व थे उनको वर्गीकृत किया गया। तो परमाणु का बढ़ता हुआ क्रम लिया गया आवर्त में, और एक आवर्त में 18 आपके क्या हो गए, वर्ग बनाए गए, और 18 के बाद जो 19वां आपका एलिमेंट, आपका जो तत्व थे वो क्या हो गए, समानता उनमें देखी गई संयोजकता के आधार पर। संयोजकता क्या थी कि उनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो रही थी, तो जिनमें बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान थी वो सारे क्या आ रहे थे, एक वर्ग में आपको देखने को मिल रहे थे। अब वर्ग और समूह की हम वर्ग को समूह ही कहते हैं। आवर्त की बात यहाँ पर कर रहे हैं, दो टर्म आ रही है, समूह और आवर्त। समूह को ही वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, तो तत्वों की जो 36 पंक्तियां हैं, 36, उनको आवर्त कहा गया, और जो हॉरिजॉन्टल के अलावा वर्टिकल जो रोज थी, यानी कि आपका ऊर्ध्व क्रम में जो तत्वों की व्यवस्था देखी गई, उसको समूह या वर्ग कॉलम कहा गया है, ठीक है। तो चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों को उनके समान रासायनिक और भौतिक गुणों को एक सारणी के रूप में दर्शाने की एक ऐसी व्यवस्था है, एक व्यवस्था है। इस आवर्त सारणी में तत्वों के स्थान का आधार उनका परमाणु क्रमांक है। तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक क्रम में सजाए गए हैं। इस आवर्त सारणी में 7 36 कतारें हैं, जिन्हें क्या कहा गया, आवर्त कहा गया। जो 36 कतारें थी उनको क्या कहा गया, आवर्त कहा गया। कतारें किसकी थी, तत्वों की थी। तत्व को 36 और इस तरह ऊर्ध्व में लगाया गया था, ठीक है ना, जो हमने चैप्टर में पढ़ा। इस सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ थे, ठीक है ना। उनको क्या कहा गया, उनको वर्ग कहा गया, या समूह भी उनको ही कहा जाता है, ग्रुप्स जिन्हें आप कह रहे हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। पहले जो हमने क्वेश्चन पेपर किया था उसमें एक में किसके बारे में पूछा गया था, मेंडलीव के बारे में पूछा गया था। तो मेंडलीव का हो गया, और हेनरी मोजले का जो ये आधुनिक आवर्त सारणी है, ये दोनों आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, ठीक है। क्वेश्चन, मिश्र धातु क्या है, या मिश्र धातु जिन्हें आप कहते हैं, इसके 2 उदाहरण भी दीजिए, ठीक है। तो मिश्र धातुएं क्या होती हैं बच्चे, जब 2 या 2 से ज्यादा धातुओं को एक साथ मिला करके आपका कोई कंपाउंड तैयार किया जाता है, समांग मिश्रण में उनको तैयार करते हैं, तो उसको मिश्र धातु कहा जाता है। और ये कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि वो जो धातुएं हैं वो अलग अलग मतलब धातुओं के अपने अपने गुण हैं ना, और उन धातुओं के दोनों गुणों को हमने एक किसी धातु बनानी है उसमें लाना है, तो इसीलिए क्या करा जा रहा है, मिश्र धातु का निर्माण किया जा रहा है। ओके, जब 2 या 2 से अधिक धातुएं आपस में मिलकर एक नई वस्तु का निर्माण करती हैं, तो जिसका गुणधर्म उनके अवयवों से अलग होता है, ठीक है, उस धातु को मिश्र धातु कहते हैं। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण, ठीक है। तो मिश्र धातु क्या है, एक समांगी मिश्रण होता है, समान अंगी, यानी कि उसके जो कंपोजिशन में जो जितने भी घटक हैं उनका कंपोजिशन थ्रू आउट द सोल्यूशन सेम है, थ्रू आउट द मिक्सचर या सैंपल सेम आता है। तो समांगी मिश्रण को ही क्या कहा जाता है, आपको मिश्र धातु कहा जाता है, जिसमें कुछ न कुछ निश्चित ही उपयोगी गुण पाए जाते हैं। इसीलिए मिश्र धातु बना रहे हैं ना, क्योंकि हमें उससे कुछ न कुछ उपयोग में उसको लाना है, उसमें कोई नए गुण हमें चाहिए जो कि दोनों आपकी धातुओं में से अलग होंगे। ओके, अगर पुरानी जिन धातुओं को मिला रहे, सपोज आपकी एक धातु 1 है, दूसरी धातु 2 है, और हमें इन दोनों को मिलाकर के तीसरी कोई धातु प्राप्त हुई है, तो वो 1 और 2 में वो प्रॉपर्टी नहीं थी जो हमें 3 में चाहिए, इसीलिए हम 3 का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, चलिए, मिश्र धातु के उदाहरण तो आपको पूछा गया था, 2 उदाहरण दीजिए, आपको सिर्फ उदाहरण देने हैं, हम उसके अलावा आपको बता रहे हैं कि किस किस से मिलकर क्या बन रहा है। मिश्र धातुएं कई प्रकार की होती हैं, मिश्र धातु या मिश्र धातु सेम है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अलॉय जिसे कहा जाता है। ओके, किंतु यहाँ पर मुख्य मिश्र धातु के उदाहरण दिए गए हैं। पहला है आपका ब्रॉन्ज, यानी कि कांसा जिसे कहा जाता है। कांसा किससे मिलकर के बना होता है, कॉपर और टिन से बना रहता है, ठीक है। तो कॉपर भी आपका एक धातु है, टिन आपका एक धातु है, इनको मिला करके क्या बनाया जा रहा है, कांसा बनाया जा रहा है, यानी कि ब्रॉन्ज। और इसमें क्या होता है, कॉपर और टिन का संगठन 88% और 12% होता है, यानी कि
आपका 100% ब्रॉन्ज की बात करें तो उसमें 88% कॉपर रहता है और उसमें 12% क्या करेंगे, कांसे को मिक्स करेंगे और फिर क्या बनाएंगे, आपका ब्रॉन्ज बनाएंगे। ओके, क्लियर है। कांसे का उपयोग तार बनाने में, मशीनों के पुर्जे निर्माण में, मूर्तियां बनाने में तथा बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। ब्रॉन्ज के मेडल भी बनते हैं, ये आप लोगों ने देखे भी होंगे और सुना भी होगा। ठीक है, दूसरा है आपका पीतल यानी कि ब्रास। ब्रास आपका बनता है कॉपर और जिंक से। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ब्रॉन्ज में आपका क्या आता है बच्चे, टिन आता है, वहीं ब्रास में आपका जिंक आता है। और कॉपर और जिंक से बनी हुई मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, पीतल कहा जाता है, यानी कि ब्रास, यानी कि तांबे और जस्ते को मिलाकर बनाया जा रहा है। जहां पर संगठन किस प्रकार है, 70% तांबा लिया जा रहा है और जस्ता आपका 30% होता है। पीतल का उपयोग भी मशीनों के पुर्जे बनाने में, बर्तन आपने देखे होंगे, तार निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा ब्रास के मेडल भी बनते हैं। ठीक है, कृत्रिम सोना या आर्टिफिशियल गोल्ड जिसे कहा जाता है, जिसको कि आपने रोल्ड गोल्ड के नाम से भी सुना होगा, ये भी एक मिश्र धातु होती है और जिसमें 90% क्या होता है, कॉपर होता है, यानी कि आपका तांबा होगा और 10% उनमें एल्यूमिनियम मिलाया जाएगा। इसका उपयोग आभूषण बनाने में या मूर्तियों के निर्माण में होता है। ठीक है, तो रोल्ड गोल्ड को ही आपका आर्टिफिशियल गोल्ड भी कहा जाता है, जिसमें गोल्ड नहीं होता बल्कि कॉपर और एल्यूमिनियम होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका मुद्रा धातु या करेंसी का आपने जो मेटल देखा होगा वो किससे मिलता है, वो आपका कॉपर हो गया। टिन फॉस्फोरस की मिश्र धातु है जिसमें कॉपर 95% है, 4% टिन है और 1% उसमें फॉस्फोरस मिलाया जाता है। इस मिश्र धातु का उपयोग मुख्यतः मुद्राएं, सिक्के बनाने के कार्य में आता है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, मुद्रा धातु, करेंसी मेटल इसका नाम है। एक प्रकार की मिश्र धातु है और मिश्रित करके बनाई जा रही है। किस किस को मिश्रित किया जा रहा है, कॉपर यानी कि तांबा हो गया, टिन हो गया और फॉस्फोरस हो गया। फॉस्फोरस आपकी जो कि क्या होती है, अधातु होती है। इन तीनों को मिलाया जा रहा है और करेंसी मेटल का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था बच्चे, क्वेश्चन था मिश्र धातु या मिश्र धातु क्या होते हैं। तो मिश्र धातु ये हैं, दो या दो से अधिक धातु को जब एक समान मिश्रण बनाया जाता है तो उससे बने हुई जो वस्तु होगी या नई जो धातु होगी उसको मिश्र धातु कहा जाता है। इसके उदाहरण है कांसा हो गया, पीतल हो गया, कृत्रिम सोना यानी आर्टिफिशियल गोल्ड, इसके अलावा करेंसी मेटल भी इसका क्या है, एग्जाम्पल है। ओके, चलिए नोट करेंगे। तो बच्चे होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने 2018 के प्रश्न पत्र में जो केमिस्ट्री चैप्टर से आपके प्रश्न आए हैं उनकी बात की है, उनका हल जानने का प्रयास किया है, उत्तर जानने का प्रयास किया है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आए होंगे सभी के उत्तर। कोई प्रश्न होगा, डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ आएंगे और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।